सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS कक्षा 10 में जो सोशल साइंस है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर पर हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है आपकी प्राचीन विश्व, उसमें जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड आधारित बन रहे हैं, जो आने की संभावना है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उन क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो इसका उत्तर है 1920 ईस्वी में सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज हुई। प्रारंभ में इस सभ्यता के चिन्ह केवल हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नामक स्थान पर मिले। इनमें से हड़प्पा का प्रथम स्थान था। इसी कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। देखो, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, है ना। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता ही मिली थी, इसी कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित थी, यानी कि इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी थी? पहला है नगर नियोजन या नगर योजना, यानी कि यहाँ की जो नगर योजना थी वो बहुत ही अच्छी थी। सिंधु घाटी की सभ्यता एक नागरिक सभ्यता थी। खुदाई में हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो नामक दो नगरों के खंडहर मिले हैं। इन दोनों नगरों में एक एक दुर्ग था। तो इन दोनों खंडरों में क्या था, यानी इन दोनों नगरों के अंदर क्या था? एक एक दुर्ग था। दुर्ग यानी किला, महल, जिस पर संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे। आम लोगों के मकान दुर्ग के आसपास की भूमि, निम्न भूमि पर बने हुए थे। तो आसपास की जो नीची भूमि थी उस पर आम लोगों के मकान बने हुए थे। मकान बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। खुदाई में दुर्ग पर कुछ विशाल भवन भी मिले हैं। इनमें विशाल स्नानागार तथा अन्न गोदाम प्रमुख थे, यानी विशाल स्नानगार थे जो मोहनजोदाड़ो में मिला था, ठीक है, और अन्न गोदाम प्रमुख थे। नगरों में सफाई के लिए नालियों की विशेष व्यवस्था थी। दूसरा है सामाजिक जीवन। तो सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं, जौ, दूध, फल तथा सब्जियां थी। वे ऊनी तथा सूती वस्त्र पहनते थे। वहाँ के लोग सोने चांदी के आभूषण बनाकर पहनते थे। वहाँ के लोगों के मनोरंजन के प्रमुख साधन नाच गान, जुआ तथा संगीत आदि थे। तीसरा है आर्थिक जीवन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, यानी किस तरह का वो काम करते थे। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो यहाँ पर व्यवसाय है वो कृषि था, यह व्यवसाय है। उस समय ज़्यादातर लोग जो गेहूं, कपास, मटर की खेती की जाती थी। तो उस समय के ज़्यादातर है वो जो है गेहूं है, कपास है, मटर की खेती वहाँ के लोग करते थे। सिंचाई की भी बहुत बेहतर सुविधा थी। लोगों का अन्य व्यवसाय व्यापार था। पश्चिमी एशिया के अनेक देशों के साथ उनका व्यापार होता था। सिंधु घाटी के कुछ लोग धातु कार्य में भी संलग्न थे, यानी धातु के कार्य, मूर्ति वगैरह बनाना, लोहा वगैरह बनाना, ठीक है। तो धातु, लोहा तो नहीं था उस समय, लेकिन कांसा है और तांबा है, उनको मिक्स करना है ना, और फिर उससे नई धातु का निर्माण करना, इनमें संलग्न थे, जिन्हें इस व्यवसाय में महारत हासिल थी। चौथा पॉइंट है धार्मिक जीवन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, किस तरह की वो लोग देवता को मानते थे। वहाँ के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। खुदाई में ऐसे देवता की मूर्ति मिली है जिनकी 3 आंखें और 3 मुंह है। विद्वानों का मानना है कि ये शिव जी की मूर्ति है, इसलिए लोग इसकी पूजा करते थे। वहाँ के लोग मातृ देवी की भी पूजा करते थे। प्रश्न संख्या 2 है, अशोक के अनुसार धम्म क्या है? तो मौर्य काल में जो सम्राट अशोक है, बिंबिसार के पुत्र, ठीक है, इनके अनुसार धम्म क्या है? क्योंकि अशोक ने धम्म की नीति अपनाई थी। अशोक ने अपने फरमानों यानी अभिलेखों में धर्म को धम्म कहा है। तो उन्होंने किसको धर्म कहा है? धर्म को ही क्या कहा है? धर्म कहा है। उसके धर्म में निम्नलिखित बातें थी। पहला है धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, सभी मनुष्यों को अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तीसरा है छोटे के प्रति स्नेह, सभी मनुष्यों को अपने छोटे के प्रति स्नेह भाव रखना चाहिए। चौथा है वृद्धों की देखभाल, सभी मनुष्यों का कर्तव्य है कि वे बड़े बूढ़ों की सेवा करें। पांचवा है दया, कमजोर एवं अपंग आदि के प्रति दया का भाव होना चाहिए। छठा है सत्य, सदा सत्य बोलना चाहिए। सातवां है शुद्धता, सबका आचरण शुद्ध होना चाहिए। इसी प्रकार जो है अशोक ने धम्म की नीति अपनाई थी और अपने शिलालेख के अभिलेखों पर लिखकर अपने जो भी नगर है उसमें ये लगाया था, सभी को ये नियम अपनाने के लिए कहा था। प्रश्न संख्या 3 है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो देखो, मौर्य काल के बाद में गुप्त काल आया, तो इसका उत्तर है गुप्त काल भारत के इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ऐसा क्या कारण है?
कि उस समय को गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त आदि प्रसिद्ध प्रसिद्ध सम्राटों ने शासन किया। इनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का चौमुखी विकास हुआ। इस शासनकाल की प्रमुख विशेषताएं थी। पहला है राजतंत्रात्मक प्रशासन। गुप्त काल राजतंत्रात्मक प्रशासन था। सम्राट के अधीन एक योग्य मंत्रिपरिषद होती थी। इनके पास एक शक्तिशाली सेना भी थी। प्रांतों का शासन गवर्नर देखते थे। इनकी सहायता के लिए अनेक अधिकारी जिलों और नगरों का शासन देखते थे। ग्राम शासन को स्वायत्ता प्राप्त थी। गुप्त शासकों की न्याय प्रणाली और राजस्व प्रणाली अच्छी थी। देखो, राजतंत्रात्मक का मतलब होता है कि राजा का ही राज था, राजा का ही पुत्र राजा होता था, तो वो राजतंत्रात्मक है। फिर इनकी सहायता के लिए जो है मंत्री परिषद वगैरह भी होती थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है आर्थिक व्यवस्था। गुप्त काल एक संपन्न काल था। चीनी यात्री फाहियान ने इस काल की संपन्नता का वर्णन किया है। कृषि, व्यापार और उद्योग विकसित थे। तो उस समय कृषि है, व्यापार है, उद्योग क्या थे? विकसित थे। खेतों की सिंचाई के लिए नहरें एवं झीलें बनाई गई थी। आंतरिक एवं विदेशी व्यापार दोनों उन्नति पर थे। व्यापार शिल्प संघ का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। गुप्त युग हमें हिंदू धर्म की पूरी स्थापना हुई। तो गुप्त युग में क्या हुए? गुप्त युग है यानी गुप्त काल में हिंदू धर्म की पुनः स्थापना हुई। तो गुप्त युग में हिंदू धर्म की क्या हुई? पुनः स्थापना की गई। समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी और लोग वर्ण के आधार पर अपने कार्यों में संलग्न थे। वर्ण व्यवस्था, उस समय जाति प्रथा नहीं थी, है ना। समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था, जैसे कि शूद्र है, वैश्य है ना, क्षत्रिय है और ब्राह्मण है। गुप्त काल में पितृसत्तात्मक परिवार था। गुप्त सम्राटों ने कला, वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, दर्शन और शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत प्रयास किए और इन क्षेत्रों में पर्याप्त उन्नति भी हुई। विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त उन्नति के कारण ही विद्वान गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 है मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसकी क्या विशेषता है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की प्रमुख विशेषता इस प्रकार थी। तो देखो, ये भी एक हड़प्पा कालीन सभ्यता थी। पहला है, इस सभ्यता का विकास 2 नदियों दजला और फरात के बीच हुआ था। यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ था और यहाँ उपज अच्छी होती थी। यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग, किसान, लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री, बुनकर और बढ़ई आदि रहते थे, जो विभिन्न प्रकार से वस्तुएं बनाते और बेचते थे। तीसरा है, मेसोपोटामिया में यातायात व्यवस्था और व्यापार विकसित था। इस सभ्यता के लोग लिखने की कला से परिचित थे। उनकी लिपि को किलाकार कहते हैं। तो इनकी लिपि को क्या कहते हैं? किलाकार भी कहते हैं। कील के आकार के समय वो लिपि बनाते थे। पांचवा, शासक वर्ग में पुरोहित, राजा और कुलीन लोग शामिल थे। प्रश्न संख्या 5 है, मिस्र की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो उत्तर है, मिस्र की सभ्यता की प्रमुख विशेषता इस प्रकार थी। विश्व की प्राचीन सभ्यता का केंद्र मिस्र में था, जो नील नदी की घाटी में स्थित थी। ये घाटी अत्यंत उपजाऊ थी। तो ये कहाँ पर थी मिस्र की सभ्यता? नील नदी की घाटी में, ठीक है, जो कि मिस्र में है। और ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ था। मिस्र में राजा का बहुत आदर सम्मान होता था। मिस्र के राजाओं को फराओ कहा जाता था। तो मिस्र के राजाओं किस नाम जानते थे? फराओ। राजा की सहायता के लिए मंत्री एवं अधिकारी भी होते थे। तीसरा है, यहाँ का आंतरिक और बाह्य व्यापार विकसित था। यानी आंतरिक यानी कि वो अपने राज्य में भी व्यापार करते थे, साथ में अन्य देशों के साथ भी व्यापार करते थे। मिस्र के लोगों ने विश्व के महान स्मारक पिरामिड बनवाए, जिनमें शवों यानी मम्मी को संरक्षित रखा जाता था। ये सब राजाओं के होते थे। तो हमने सुना है मिस्र के पिरामिड, जिसमें शवों को, मम्मी को रखा जाता है, और ये जो शव है वो राजाओं के होते थे। प्रश्न संख्या 6 है, हड़प्पा में वैदिक संस्कृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। हड़प्पा में वैदिक सभ्यता में अंतर इस प्रकार है। पहला है, हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरा, हड़प्पाई लोग शांतिप्रिय थे, जबकि आर्य लोग युद्धप्रिय थे। देखो, हड़प्पा के लोग जो है नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। हड़प्पा के लोग शांति से रहते थे, जबकि आर्य लोग क्या करते? युद्ध प्रिय करते थे, यानी वो युद्ध करने में ज़्यादा विश्वास रखते थे, अपने साम्राज्य को बढ़ाते थे। तीसरा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक नहीं थे। चौथा है, हड़प्पाई लोग घोड़े से अपरिचित थे, यानी हड़प्पा लोगों को नहीं पता था कि घोड़ा क्या होता है, जबकि आर्य लोग घोड़ों का प्रयोग यातायात, युद्ध तथा व्यापार आदि के लिए करते थे।
पांचवा है, हड़प्पा के लोग वृक्ष यानी कि बेल को पवित्र मानते थे, जबकि जो वैदिक सभ्यता के लोग हैं वो गाय को अधिक पवित्र मानते थे। छठा है, हड़प्पा का व्यापार वैदिक सभ्यता से अधिक विकसित था। तो इस तरह से आपके जो ये पाठ है प्राचीन विश्व, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इस वीडियो में मैंने डाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है लाभदायक सिद्ध होगा आपके एग्जाम के लिए। साथ ही साथ इसके साथ ही आप अपने चैप्टर को भी पढ़ें, और सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो भी जो चैप्टर है उसका सारांश है वो मैंने पढ़ा रखा है, तो इसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप उनके सारांश को पढ़ सकते हो, ताकि एग्जाम टाइम में आपकी अच्छे से तैयारी हो पाए। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।